नमस्ते दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। पक्षियों की अलग ही दुनिया है। कभी सोचती थी कि पक्षी स्वतंत्र है, वे हमारी तरह समाज व कानून की जंजीरों से जकड़े नहीं। पर नजदीक आकर मालूम हुआ कि उनका भी अपना समाज है, अपनी निराली दुनिया। 1 वर्ष बीत गया पर वह जोड़ा मैं अभी तक नहीं भूली। मुझे काफी दिनों से मकान की तलाश थी, क्योंकि जिस मकान में हम रह रहे थे वह मकान कम दरबा अधिक जान पड़ता था। खैर, तलाश पूरी हुई। मेरे पतिदेव ने काफी अच्छा फ्लैट तलाश कर लिया। ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे का ये फ्लैट पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। दिल्ली जैसे शहर में खुला, हवादार व सस्ता मकान सौभाग्य से मिलता है। कुछ दिन यूं ही सामान सेट करने में बीत गए, लेकिन जब जरा सी फुर्सत मिली तो यह देखकर सुकून हुआ कि सामने के पेड़ की एक बड़ी सी टहनी हमारी खिड़की के शीशे को छू रही है। खिड़की कम ही खोली जाती थी, क्योंकि दिल्ली की पॉल्यूटेड एयर में एयर कंडीशनर ही चलाना पड़ता है। एक दिन मैं बाजार जाने के लिए जैसे ही बाहर निकली, ऊपर की पड़ोसनें आपस में बतिया रही थी। उन्होंने मुझे देखा नहीं था, पर चलते चलते कुछ शब्द कानों में पड़ ही गए। अरे, इसमें फिर कोई आ गया। यह बात हमारे बारे में ही थी, इसमें कोई शक नहीं था। मैं सोचने लगी, आखिर इसमें लोग ठहरते क्यों नहीं। मुझे तो अभी तक कोई दोष नजर नहीं आया। क्या चोरी होती है यहाँ, या फिर किसी भूत प्रेत का चक्कर है? क्योंकि मैं भूतों में विश्वास नहीं रखती, सो मेरे दिमाग से यह विचार शीघ्र ही निकल गया। दूसरे ही दिन निमंत्रित किए मेहमान की तरह एक जोड़ी मेरे खिड़की के पीछे ठक ठक करने लगी। शीशे से भी गुटरगू का शोर आने तक एक कबूतर कबूतरी को पेड़ की डाल पर देख मैंने माथा सिकोड़ लिया। मैं बार बार बाहर जाकर उन्हें उड़ाती, वे फिर हटी बालक से वहीं जम जाते। मुझे लगा कि वे ड्राइव को रोज गंदा करेंगे। एकाएक मुझे याद आया और मैंने कहा, अच्छा बच्चू, अब देखती हूँ कि कैसे आते हो। मैंने एक लंबा सा डंडा उठाया और डरा कर टहनी से ही डंडा सटा दिया, और फिर इत्मीनान से रसोई का काम निपटाने लगी। रसोई का काम समाप्त कर सोचा लेट ही लूं। सचमुच बच्चों के बिना घर कैसा सूना लगता है। काश मेरे पास कोई नन्हा मुन्ना होता। मैं अपने ही विचारों में डूबने उतरने लगी। अभी पलकें बोझिल होकर मुड़ने ही वाली थी कि गुटरगू की आवाज सुनकर चौंक पड़ी। वह जोड़ी फिर उस डाल पर आ गई। वहां ऊपर दृष्टि गई तो देखती ही रह गई। शायद शीशे के पीछे उन्हें मेरे वहां होने का एहसास न था। स्लेटी रंग पर काली धारियां लिए वह जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वे जब अपनी चमकीली गर्दन मटकाते, उनकी भूरी आंखें गजब का आकर्षण पैदा कर देती। उसी दिन मुझे विश्वास हुआ कि पक्षियों में सौंदर्य भरपूर होता है। कबूतर कबूतरी की गर्दन पर चोंच मारता और कबूतरी आंख मूंदकर कभी गर्दन को इधर और कभी दूसरी ओर फेर लेती। फिर थोड़ी देर बाद कबूतर ने उसके अंगों पर चोंच से गुदगुदी करनी आरंभ की। अब कबूतरी ने आंखें झपकाकर खोल दी और 1-2 बार इधर उधर देखा, बिल्कुल उस कामनी की तरह जो प्रेमी को प्रेम का प्रतिदिन देने से पूर्व निश्चित हो जाती है। और फिर वही क्रिया दोहराई। कबूतरी ने कबूतर और कबूतरी पीछे सरकते चले गए, और थोड़ी देर बाद सुनाई पड़ने लगा पंखों के फड़फड़ाने का स्वर। सांझ घिर आई थी। मैंने जैसे ही पर्दे डाले, कबूतर कबूतरी उड़ चले बादलों की ओर। जब पतिदेव पधारे तो सबसे पहली बात मैंने यही बताई, सुनिए, आज कबूतरों ने नाक में दम कर दिया। सारे ड्राइव पर बीट कर दी। बार बार धोना पड़ा। कबूतरों ने या कबूतर कबूतरी ने? अरे, मनाने दो उन्हें भी हनीमून। हंसकर वह बोले, और बात आई गई हो गई। लेकिन अगले 4 दिनों में मैं परेशान हो गई। कभी देखती बाहर रखी कुर्सी पर बीट पड़ी है, तो कभी गाड़ी पर उन्होंने चित्रकारी कर दी है, तो अपना काम छोड़ छाड़ कर उन्हें भगाती। पर वे कहाँ मानने वाले थे। पहले कुछ दिनों वे शी शी का स्वर सुनकर भाग भी जाते, लेकिन कुछ दिनों पश्चात वे डरते ही नहीं थे। मैं कई तरह से डराती धमकाती, वे बड़े मजे से चहलकदमी करते रहते। शायद वे जान गए थे कि मुझसे उन्हें कोई खतरा नहीं है। मुझे बहुत क्रोध आता, पर यह रहा कितने दिन।
खिड़की खोल कर भी हटाना चाहा, पर वे माने नहीं। अब डाल काटना तो मेरे बस का था नहीं। मैं धीरे से पर्दा हटाकर देखती तो उनका प्रणय दृश्य देख शर्मा जाती। दोनों चोंच से चोंच मिलाए मस्त। कभी देखती कबूतर धीरे से पुकारता गुटर गूं, तो वह उड़कर उसके पास जा बैठती। कबूतर मैंने देखा ना हो ऐसी बात नहीं है, बहुत जगह मैं उस गुटरगू के स्वर से ऊबी हूँ, पर उस प्यार की टेर में जो मिठास है, आनंद है, वह वर्णित नहीं किया जा सकता। उन्हीं दिनों मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी, और जब हमको मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो हम दोनों जैसे झूम उठे। सचमुच अच्छी खुशी के सम्मुख मैं उस जोड़े को कई दिनों तक भूले रही। इतवार का दिन था। यह रसोई में आए और बोले, देखो इंदु, तुम्हें एक चीज दिखाऊं। क्या दिखाएंगे? यही बता दो ना। नहीं, यहाँ नहीं, वह बोले और लगभग खींचते हुए बेडरूम में ले गए। शी, इन्होंने उंगली से चुप रहने का इशारा किया और धीरे से कान में बोले, बाहर डाल पर देखना। मैंने देखा तो शर्मा गई। बड़े बेशर्म हैं आप। अच्छा, कितना प्यार है इनमें, शिक्षा लेनी चाहिए इनसे। ऐसा कहकर मैं वहां से भाग गई। कबूतर डरते तो है नहीं, फिर इनके पीछे क्यों समय नष्ट किया जाए, यह सोचकर मैं बेफिक्र सी हो गई। बार बार उठने में आलस सा आने लगा। अब जो थोड़ी बहुत झिझक थी वह भी दूर हो गई। वे बड़े मजे से मेरे गेट के आसपास भी पाँव के पास घूमते और शोर ऐसे मचाते जैसे पालतू हों। कबूतरों को शांति प्रिय पक्षी कहा जाता है, पर ऐसा नहीं है। जब ये एक जगह कब्जा कर लेते हैं तो दूसरे को वहां झांकने भी नहीं देते, और यदि कोई दूसरा जोड़ा ऐसा दुस्साहस करता भी है तो इनमें जमकर लड़ाई होती है। एक बार जब खिड़की खुली थी तो देखा कि एक दूसरा जोड़ा डाल पर आ गया, तो उस जोड़े ने उसकी ऐसी दुर्गत बनाई कि पूछो मत। और एक दिन क्या देखती हूँ कि साफ किए छोटे से बाग में छोटी छोटी डंडियां बिखरी पड़ी हैं। कुछ समझ में नहीं आया, हार कर फेंक दी। देखते ही देखते कबूतर और कबूतरी 8-10 फेरे लगाए। वे हर बार सूखी सी डंडियां लाते और ऊपर रखकर चले जाते। मैं सोचने लगी कि आखिर क्या करेंगे यह इनका। शाम को जब मैंने उन्हें बताया तो उन्हें मेरी भाव भंगिमा पर हंसी आ गई। मुझे बहुत खीज हुई। मर्दों को बस हंसना आता है, नहीं बताते ना सही। यह तौलिया उठाकर बाथरूम में चले गए। थोड़ी देर में जब मुंह हाथ धोकर लौटे तो बोले, बता दूं? बताना है तो बता दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। मैंने भी ऐसे कहा जैसे मुझे दिलचस्पी ना हो। तो खिलाओ लड्डू, तुम मौसी बनने वाली हो। क्या कहा? कबूतरी तुम्हारी बहन, तो तुम मौसी नहीं बनोगी उसके बच्चों की, ठेंगे से। मैंने अंगूठा दिखा दिया। नारी को नारी जाति से हमदर्दी हो जाती है, खासकर ऐसी स्थिति में। मैंने उन पर कोई रुकावट नहीं डाली और एक दिन साहब ने फरमाया, 2 बच्चों की मौसी बन गई हो, मुबारक हो। अंडे कहो ना, अभी बच्चे कहाँ से आए? सुनो, मैं भी देख लूं। मैंने खिड़की से पर्दा हटा के देखा। अरे क्या बचपना करती हो, ऐसी हालत में खिड़की ना खोल देना। यह बोल उठे। मैं मन महसूस कर रह गई। अब कबूतरी रात दिन अंडों को सेती और कबूतर दाना लेकर आता। कितनी तन्मयता थी उनमें, यह देखकर ही मालूम होता है। दोनों रात दिन जुटे रहते। मैं स्वयं कल्पना में खो गई। मैं भी माँ बनूंगी, कैसा होगा वह। फिर मैं भी उसे सीने से लगा के रखूंगी। कभी सोचती जब अंडों से बच्चे निकल आएंगे तब दोनों उसे दाना खिलाएंगे, उड़ना सिखाएंगे, और फिर वे भी अपने माँ बाप की तरह गुटर गू का शोर करेंगे। रात रात भर कबूतरी अंडों को सेती और अपनी चोंच से उन डंडियों को तोड़ तोड़ कर गोलाई में रखती, ताकि वे उस घेरे से निकलकर नीचे न गिर जाएं। और वह दिन भी आया जब अंडों से 2 बच्चे निकले, एक नर एक मादा। एक बार हम दोनों ने घर भर की सफाई की। पति पेड़ पर चढ़कर कुछ फालतू डंडियां जो नीचे लटक रही थी तोड़ने लगे। मैंने चिल्लाकर कहा, देखो बच्चों को तंग मत करना, बहुत ख्याल है मौसी को। हाँ हाँ, अब बताओ कैसे हैं दोनों? मैं अपनी जिज्ञासा को न दबा पाई। अरे बाबा, यहाँ तो बड़ी बदबू है, पति बोले, और फिर एक स्वर सुनाई दिया, बहुत शरारती है तू, मेरे घर में मुझे ही आंखें दिखाता है।
सुनो, नीचे आ जाओ। कबूतरी आ गई तो समझेगी कि इन्हें उड़ा रहे हैं, कहीं वह चोंच मार दे और ये तुरंत नीचे उतर आए। इसके आगे की घटना दुखद है। मौत कितनी भयावह है, कितने रूप हैं इसके। जीवन का कठोर सत्य है। यह मैं रसोई में थी, इनकी आवाज आई, देखो क्या हो गया। मैंने देखा तो चीख निकल गई। बाहर के बरामदे में एक बच्चे को बिल्ली मुंह में उठाए सामने से गुजर गई और दूसरा नीचे मरा पड़ा था। कबूतरी ने करुण स्वर में पुकारा, गुटर गूं। मेरे आंसू पलकों पे जम गए। मुझे लगा कबूतरी की आंखें नम हैं। वह उड़ गई और थोड़ी देर बाद दोनों कबूतर कबूतरी भयभीत दृष्टि से चारों ओर देख रहे थे। 2 दिन वे शायद भ्रम मिटाने के लिए आते रहे और फिर चले गए, नियति के मारे। उन दिनों मेरा जी बहुत खराब रहा। लगा जैसे किसी निकट परिचित की मौत हो गई हो। इसके बाद हम दोनों ने निश्चय कर लिया कि अब किसी पक्षी को अपने पेड़ पर आश्रय न लेने देंगे। भला कौन इनकी रक्षा कर सकता है। मेरी कल्पनाएं बिखर गई। मैं सहम गई। अपने होने वाले बच्चे की सुखद अनुभूतियों के बीच एक भय समा गया। ओह, काल के आगे किसकी क्या बिसात। इन सब का यही परिणाम हुआ कि मैं चिड़ियों को भी उड़ाती रहती। मैं उन्हें न रहने देती और सारे दिन बाहर शी शी का स्वर गूंजा करता। ऊपर वाली पड़ोसने मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुराती। एक दिन सोचा कि गीले कपड़ों को पंखे की हवा में बाहर वाले बरामदे में सुखा लूं। फुल स्पीड पे पंखा चलाकर मैं बाल सुलझाने लगी। न जाने कब वही कबूतर टांड पर आ बैठा, हाथ में कंघी लिए। जैसे ही मैंने उसे देखा तो खीज उठी और मुंह से निकला शी शी। कबूतर घबरा कर जैसे ही उड़ा तो पंखे से टकरा कर पंख छितराए और नीचे जमीन पर छटपटाने लगा। मेरी चीख घुट कर रह गई। ओ, मेरे पाँव में इतनी शक्ति भी नहीं रही कि 2 कदम चल सकूं। सिर से पाँव तक कपकपी। कुछ क्षणों में मैंने अपने पर काबू पाया और भागकर पानी ले आई और जैसे ही मैंने कबूतर के मुख में पानी की बूंदें टपकाई, वह खून के कतरे उगल कर शांत हो गया। तभी कबूतरी डाल पर आ बैठी और चारों तरफ गर्दन घुमा घुमा कर देखने लगी और नीचे जैसे ही उसने अपने साथी को देखा, वही करुण स्वर उभरा, गुटर गूं। प्रत्युत्तर ना पाकर वह सहम गई। उसकी ऐसी दशा देखकर मेरे आंसू निकल पड़े। मन पुकार उठा, यह ठीक है कि उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, पर यह सब अनजाने में हुआ। तुम मुझे कोई बद्दुआ न देना। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। उसकी दृष्टि को सहना मेरे बूते से बाहर था। मैंने नजर झुकाई और वह उड़ गई। मैंने इनके सीने से लगकर कहा, आज मुझे खाना खाने के लिए मजबूर ना करो। मेरा मन बहुत खराब है। यह समझे कि मैं बुरी तरह भयभीत हो गई हूँ। कई तरह से समझाया बुझाया, पर कोई सांत्वना मुझे उस घटना की चोट से उभार न सकी। कबूतरी कई बार आती डाल पर, मैं खिड़की से देख, फिर वह वैसे ही वापस हो जाती। शायद खोए हुए साथी के मिलने की आस बाकी थी। मुझे उस पर दया आती। उसके लिए यह पेड़ कितना खराब रहा, जहाँ उसे अपने बच्चे, अपना पति खो देना पड़ा। मैं कई बार बाहर ड्राइव वे पर गेहूं के दाने रख देती। उन दोनों को दाने चुगते देख मुझे असीम संतुष्टि का आभास होता। और एक दिन मैं मोबाइल पर मैसेज पढ़ रही थी और कबूतरी डाल पे बैठी थी। मैंने देखा, ऐसा लगा जैसे वह अतीत में खोई है। कितनी स्मृतियां सिमटी हैं इस घर में। काश जो हो गया वह न होता तो वह कितनी सुखी और संतुष्ट होती। अचानक जैसे भूकंप आ गया। बिल्ली ने इतनी जोर से झपट्टा मारा था कि कबूतरी विरोध भी न कर सकी। बिल्ली विजय भाव आंखों से मुस्कुराती कबूतरी की गर्दन दबाए भाग गई और मेरे मुंह से निकला, उफ, तेरी कहानी खत्म हो गई। लेकिन आज सोचती हूँ, नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई। वह आज भी ताज़ा है मेरे दिलो दिमाग पर। ये कहानी आपको कैसी लगी
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।